साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। क्या यूपी के मदरसों में आतंकवादी पनप रहे हैं? क्या यूपी के मदरसों में देश विरोधी साजिशों को प्रमोट किया जाता है? क्या यूपी के मदरसे जिहाद का नया अड्डा बन चुके हैं? ये वो सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा देखा जा रहा है। अपनों को खोने का दर्द और सियासी रोटियां सेकता विपक्ष हर किसी को दिख रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि आखिर आतंकी आए तो आए कैसे? इसके लिए लगातार जांच, मंथन और चिंतन श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक जारी है। पाकिस्तानियों को नतमस्तक करने के लिए हर मोर्चे पर हिंदुस्तान तैयार है, तो वहीं योगी सरकार अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। बुलडोजर की दहाड़ है, बुलडोजर की आहट है, पूरे यूपी में सुनाई दे रही है। बुलडोजर की चर्चाएं यूपी के साथ साथ पूरी दुनिया में है। अमेरिका में बुलडोजर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में भी किया गया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की तो पहचान ही बुलडोजर वाले बाबा के नाम से हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुलडोजर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर योगी सरकार ने तगड़ा प्रहार किया है। सैकड़ों अवैध निर्माण ढाए गए हैं और जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, सवाल ये कि पाकिस्तानी झंडा मदरसों से देश विरोधी एजेंडा, मदरसे कैसे बन रहे आतंक की फैक्ट्री। सरकार का अभियान देश विरोधियों की होगी पहचान। पहलगाम में दहशतगर्दी, पाकिस्तान से क्यों है इतनी हमदर्दी? आतंक पर कड़ा प्रहार, एक्शन होगा जोरदार। थोड़ी देर में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करेंगे, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में इन दिनों लगातार जो टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। जो अवैध मदरसे हैं उनको बंद कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज टीम उप जिलाधिकारी इकौना के निर्देशन में इकौना इलाके के तिरछा में पहुंची हुई है, जहां पर एक मदरसा पाया गया है जो अवैध है। बताया जा रहा है कि ये जमीन भी सरकारी जमीन पर ये बिल्डिंग बनाई गई है, जिसके बाद ये मदरसा संचालित था और इसके संचालक जो उन्होंने बताया कि 130 से 135 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। उनको क्या शिक्षा दी जा रही है इसके बारे में वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। यहाँ पर उप जिलाधिकारी के साथ साथ हर शिक्षा अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी गौना व अन्य विभाग की टीम तथा पुलिस के भारी संख्या में कर्मी पहुंचे हैं और इस पर सील करने की कार्यवाही की जा रही है। हमारे साथ उप जिलाधिकारी गौना है, उनसे भी जानना करेंगे कि आखिरकार क्या टीमें जांच कर रही है और यहाँ पर क्या मिला है। आज फिर पहुंचे हैं, 18वां सप्ताह बंद हो चुके, 18वें पे आप छापेमारी कर रहे हैं, क्या है? ये अवैध मदरसा संचालित होने की शिकायत पर हम लोग आए हैं। सीओ साहब हैं, लाल साहब हैं, एबीसी साहब हैं। उसी क्रम में हम लोग आए। लेखपाल द्वारा बताया गया कि ये खानदान की भूमि पर ये अवैध रूप से संचालित रहा है और एबीसी साहब द्वारा बताया गया कि इसकी कोई मान्यता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, तो यहाँ पे कमरों में गए आप लोग, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, अन्य विषय भी पढ़ाई, जबकि एकदम धार्मिक पुस्तकें ही मिल रही हैं, उर्दू में सारी कुछ है। जो भी यहाँ पुस्तकें देखने को मिला है सभी अरबी और उर्दू में है और यहाँ कोई भी पढ़ाई जैसी कोई व्यवस्था भी देखने को नहीं। जैसा कि साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है वो किस विषय की हो रही है इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। हालांकि यहाँ पर छापेमारी की गई और ये अवैध पाया गया है, अब इसे सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अगर श्रावस्ती की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार छापेमारी हो रही है और सुबह तक 17 मदरसे सील हुए थे। इस बारे में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी का बयान आया था। अब उप जिलाधिकारी इकौना भी अपने टीम के साथ निकले हुए हैं और लगातार इकौना टीम में भी छापेमारी होगी। अब देखना ये होगा कि ये संख्या कितनी बढ़ती है और कहाँ पे ये कार्रवाई पहुंच पाती है। मिथिलेश पाठक। ड्राई वाटर स्ट्राइक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की है। इंडिया ने नापाक पर डिजिटल स्ट्राइक की है। इंडिया ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल बैन कर दिए हैं। शोएब अख्तर समेत कई यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया है। शोएब अख्तर, आरजू काजमी और सैयद मुजम्मिल शाह के चैनल को भी भारत में बैन कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं।
कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते थे। पाकिस्तान के कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, शोएब अख्तर, आरजू काजमी, जो कि पाकिस्तान की कई वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं। इनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें भारत में बैन कर दिया गया है। यानी ड्राई वाटर स्ट्राइक के बाद अब एक तरह से देखा जाए तो साइबर स्ट्राइक भी पाकिस्तानियों पर की जा रही है। शोएब अख्तर समेत कई यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं। अब डिजिटल स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तान पर। और आपको बता दें कि लगातार इन चैनल्स में भारत के खिलाफ झूठे एजेंडे पेश किए जा रहे थे। तो इंडिया के रुख से पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। जहां एक और आतंकिस्तान डर की वजह से जांच की बात कहकर खुद को तसल्ली दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में टेंशन भी बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों के लॉन्चिंग पैड खाली करा रही है। और कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से डरा हुआ पाकिस्तान अपनी सेना के जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उन्हें वहां से खाली करवा रहे हैं। आतंकियों के लॉन्चिंग पैड खाली करवा रही है पाकिस्तान की सेना। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आतंकी पाकिस्तान के लिए एक मेहमान की तरह हैं, जिनका पाकिस्तान बखूबी ख्याल रखता है, इन पर आंच नहीं आने देना चाहता और इनके लॉन्चिंग पैड भी यहां से खाली करवाए जा रहे हैं। ये डर है पाकिस्तान का जो साफ तौर पे नजर आ रहा है। लगातार भारत की तरफ से डिप्लोमेट स्ट्राइक की जा रही है। ड्राई वाटर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल, 16 यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। इनमें कई पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज भी हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिनका अपना यूट्यूब चैनल था और इन चैनल्स के जरिए वो भारत के खिलाफ झूठी खबरें चला रहे थे, एजेंडा चला रहे थे भारत के खिलाफ, जिसे अब भारत ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। तो आतंक पर लगातार कड़ा प्रहार भारत की तरफ से किया जा रहा है और यह प्रहार ऐसा है कि जिसमें कोई आवाज नहीं है, लेकिन चोट बहुत गहरी है। और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन आतंकियों को और पाकिस्तान को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और वो चीजें, वो तस्वीरें अब हमारे सामने आ रही हैं। वो प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के मेहमानों से एक-एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। वीके शाही रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीके शाही जी, बहुत स्वागत है आपका। जेएस सोढ़ी विदेश मामलों के जानकार हैं। जेएस सोढ़ी जी, बहुत स्वागत है आपका। और एके जैन, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एके जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सवालों की शुरुआत एके जैन जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। आज एक तरफ उत्तर प्रदेश में भारत पाक सीमा से लगते कई माफ कीजिएगा, भारत नेपाल सीमा से लगते कई ऐसे जिले हैं जहां पर कार्रवाई हुई है मदरसों के खिलाफ, और कई ऐसी संदिग्ध चीजें मदरसों से सामने भी आई हैं। तो क्या माना जाए कि यूपी के मदरसों में जो छापे चल रहे हैं और कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है, इसके बीच कोई खुफिया लिंक निकल के सामने आ सकता है? क्यों नहीं निकल के आ सकता है। पहले भी पता चला है जी कि कई ऐसे वहां पर मौलवी मिले जिनके लिंक्स जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं और वो वहां पर पढ़ाने का कार्य करते थे जी। और देवबंद में भी रहे थे। तो ये देखिए, ऐसा है कि ये जो मदरसे हैं जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं हैं, कोई उनका सिलेबस नहीं है, कोई भी आता है वहां पढ़ाना शुरू करता है और कहां से फंडिंग हो रही है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, जो सरकारी लैंड देखा खाली उसी के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये कोई बात नहीं है कि आप सरकारी लैंड के ऊपर जहां आपने देखा खाली है वहीं आपने उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके आपने वहां पर जो है वो मदरसा खोल दिया या धीरे धीरे मदरसे को आपने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। ये कतई ठीक नहीं है जो एक्शन हो रहा है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। ये बच्चे जो हैं वो नॉर्मल जो
एजुकेशन पॉलिसी है हमारी कंट्री की, उसके तहत पढ़ाए जाने चाहिए, पढ़ने चाहिए। उससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। इससे वो सिर्फ मौलवी बन पाएंगे और इससे कोई कोई लाभ नहीं होगा उनको। एक देश का अगर अच्छा नागरिक बनना है तो उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन उनको मिलना नितांत आवश्यक है। जो कार्रवाई हो रही है जी बिल्कुल सही हो रही है, होनी चाहिए। और इंडो नेपाल, ये यूपी नेपाल बॉर्डर पे ये बहुत एक बड़ी समस्या है। उसमें वहां पर बड़ी संख्या में जो है वो इस तरह के मदरसे और मॉस्क खोली गई हैं और उसमें दोनों तरफ के लोग आते हैं, नेपाल के भी लोग शामिल होते हैं, नेपाल की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन भी है। जी इन सब के ऊपर निगाह रखी जानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए जैन साहब, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाती हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब एक और आतंकी हमला भारत झेल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई पॉलिटिकल डिबेट में भी आपने देखा होगा कि इन चीजों को लेकर एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। ये कहा जाता है कि ये सब कुछ तो पॉलिटिकली किया जा रहा है, पॉलिटिकली आप इन चीजों को आप दिखा रहे हैं, मदरसों की एक नकारात्मक छवि आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका कहना गलत है। जो कहते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। ये मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, जी जो मुस्लिम इंटेलिजेंशिया के लोग हैं, उनका भी ये मानना है कि नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चे पढ़ने चाहिए। इन मदरसों में बच्चों को पढ़ा पढ़ा के उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उनको जो है देश के प्रति, एक एक धर्म के प्रति उनमें नफरत का भाव पैदा किया जा रहा है। उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हैं, उल्टा सीधा इंटरप्रिटेशन कुरान का और हदीस का करते हैं जी और उनको कुछ का कुछ बताते हैं। इससे जो है वो देश में वैमनस्यता बढ़ेगी। एक नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो उसको अगर फॉलो करेंगे, सबके साथ में बीच में रहेंगे, जी तो एक अप्रोच लाइफ के प्रति डिफरेंट बनेगी। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। वीके शाही जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि मदरसों से कई ऐसी संदिग्ध चीजें, संदिग्ध गतिविधियां हमारे सामने अक्सर आती रहती हैं। अगर देश के अंदर मदरसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है तो इन्हें कैसे रोका जा सकता है? जैसे आज उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर अवैध मदरसों पर छापेमार कार्रवाई भी हुई है और कई संदिग्ध चीजें भी सामने आई हैं। और अक्सर मदरसों से निकले बच्चों को अगर हम सुने तो वो भारत में रहकर पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जैसा कि अभी ए.के. जैन साहब कह रहे थे कि इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, इन्हें तालीम के नाम पर कुछ और ही सिखाया जा रहा है। आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे मासूम होते हैं और मासूमियत में उन्हें जो बेसिक एजुकेशन में बताया जाता है वही राग वो अलापते हैं। उसके लिए एक यूनिफॉर्म कोड की जरूरत है। जी उन्हें पूरे देश में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिलेबस की जरूरत है। ये जो स्पेशल एजुकेशन सिस्टम मदरसों के लिए बनाया गया है, इसको जल्दी से जल्दी अब हमें मिटा देना चाहिए। पूरे देश को एक ही सिलेबस पर एक ही एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। जिस तरह हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं, जी जिस तरह हमारे सैनिक स्कूल हैं, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन सब में एक ही पाठ्यक्रम चलता है और उसी की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैं यहाँ ये भी एक अपना अनुभव बताना चाहूँगा कि फौज के एक सद्भावना स्कीम चला था। उसके तहत हमने मदरसों के बच्चों को पूरे देश की भारत दर्शन के लिए भेजा। जी मुझे मौका मिला इन बच्चों से वापस आकर इनको डीब्रीफ करना, इनसे थोड़ा बातचीत करने का। अब जब ये बच्चे भारत दर्शन पर गए तो इनके साथ इनके कुछ स्कूलों द्वारा नियुक्त किए हुए मौलवी या उनके अध्यापक भी गए। जी बच्चों से जब मैं बात कर रहा था, हमने कहा बच्चों आपको देश में क्या अच्छा लगा? तो उन्होंने कहा जी हमारी तो यहाँ सड़कें बड़ी टूटी फूटी हैं, छोटी हैं। भारत देश में बड़ी बड़ी सड़कें हैं। मैंने कहा आपने और क्या देखा? तो उन्होंने कई आश्चर्य चीजें बताई। एक बच्चे ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान जगमग हो रहा है, हमारी
कश्मीर की बिजली से हम्म। हमारे घरों में बिजली नहीं आती। ये बात मैंने न सिर्फ उस बच्चे से सुनी, आपको आश्चर्य होगा, हमारी एक मुख्यमंत्री भी ये कहा करती थी JNK की, कि पूरा भारत हमारी बिजली से रोशन हो रहा है। तो इस तरह की गलतफहमियां जब इन्हें बचपन से पढ़ाई जाती हैं, उन्हें इन बातों पर विश्वास हो जाता है। जबकि जो टोटल भारत बिजली की JNK पहले स्टेट या अभी यूनियन टेरिटरी की बिजली की खपत है, उसका केवल 12% लोकल है। बाकी हम सेंट्रल ग्रिड से खरीदते हैं पर पैसे नहीं देते हैं। जी। अरबों पैसा ड्यू है जो हमने बिजली के बिल का सेंट्रल ग्रिड को देना है। 78% हमारी JNK में कंज्यूम होने वाली बिजली सेंट्रल ग्रिड से आती है। पर बच्चों को भारत दर्शन के दौरान भी उनके साथ गए अध्यापकों ने यही सिखाया कि देखो पूरा देश यहाँ जगमग हो रहा है। तो इस तरह की जो एजुकेशन सिलेक्टिव तौर पर और एक धर्म के साथ जोड़ कर दी जाती है। अब बाकी जो मशहूर चीज़ें हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, हम सब जानते हैं एक है, पर उसके अलावा और किसी की प्रार्थना करना अपराध है जी। और किसी धर्म को नतमस्तक होना अपराध है। और जितने भी लोग आपके धर्म को नहीं मानते वो नीचे किस्म के लोग हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि ये सर इसी बातें उन्हें बचपन से पढ़ाई जाती हैं। यही चीजें उन्हें पढ़ाई जाती है और यही चीजें अंत तक उनके दिमाग में रहती है। वो रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन जिंदाबाद वो पाकिस्तान का कहते हैं, जिंदाबाद के नारे वो पाकिस्तान के लिए लगाते हैं। सोढ़ी साहब, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप विदेश मामलों के आप बहुत बड़े जानकार हैं। भारत के अंदर मदरसों को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, आज उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में इस तरह की कार्रवाई हुई है। हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है, खासतौर पर जो इस्लामिक कंट्रीज के साथ, क्या उन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा इन चीजों का? जय हिंद अपूर्वा जी। जी सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात कोर पैनलिस्ट के साथ हूं। आज भारत के तकरीबन सारे इस्लामिक देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, एक आधा पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश को छोड़ के। आज सारे इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान भारत की इज्जत करते हैं, वो जानते हैं कि भारत क्या शक्ति है, भारत के अंदर कितनी अच्छी बातें हैं। तो इस्लामिक देशों से एक आधा टर्की और पाकिस्तान शायद छोड़ के बाकी इस्लामिक देश पूरी तरह से भारत के साथ हैं, भारत कोई भी कदम उठाए। जहां तक बात है मदरसों की, अपूर्वा जी, सबसे पहली चीज है हमें राजनीतिक इच्छा चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए मदरसों को रिफॉर्म करने के लिए। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है वो अलग गान गाती है, विपक्ष में आती है उसका स्वर बदल जाता है, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है। 78 साल से किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भारत पे राज किया ही है, चाहे पूर्ण मेजॉरिटी के साथ, चाहे कोलेशन के साथ। मेरे कहने का मतलब है हम सबके लिए सफलता बहुत जरूरी है, हम सब जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। सिमिलरली हर राजनीतिक पार्टी हर इलेक्शन जीतना चाहती है, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए क्या ये जरूरी है कि भारत को अंदर से खोखला करना और फिर जीतना? पॉलिटिकल पार्टीज को पहली बात ये समझना होगा कि अगर वो हर इलेक्शन नहीं भी जीतते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि भारत अंदरूनी तौर पे मजबूत हो, क्योंकि भारत जब अंदरूनी तौर पे मजबूत होगा तभी वो बाहर की ताकतों का सामना आराम से कर पाएगा। जहां तक कई मदरसों की बात है, ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि वहां पे रेडिकल ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमें 78 साल क्यों लग रहे हैं वहां पे रिफॉर्म लाने में? जैसे मैंने कहा, सबसे पहली कमी है हमारी राजनीतिक इच्छा। दूसरी चीज, हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें यह अनिवार्य करना चाहिए कि भारत के हर मदरसे में एक ही एजुकेशन या एक ही करिकुलम फॉलो होगा। कुछ लोग रोएंगे, उनकी आदत है रोना, वो जिंदगी भर रोते रहेंगे, लेकिन अगर हमने देश को अंदरूनी तौर पे मजबूत करना है, हमें ऐसे कानून बनाने होंगे जो लोग रोएं, जो धरना करें, प्रदर्शन करें, हमें नहीं। क्योंकि मदरसों में राष्ट्रगान का भी जब जिक्र हुआ था कि मदरसों में अनिवार्य किया जाए, तब भी इस तरह की चीजें हुई थी, तब भी विरोध के स्वर उठे थे कि राष्ट्रगान भी नहीं होने देंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने कहा, कोई राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में होती है वो अलग स्वर गाती है,
विपक्ष में जाती है उसके गान अलग हो जाते हैं। तो पहली बात तो हमें ये राजनीतिक इच्छा की बात पे हमें ध्यान देना होगा। तीसरा पॉइंट अपूर्वा जी, देखिए ये कट्टरपंथी को रिजॉल्व करने के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी देशों ने कुछ दशक पहले इन्होंने साइबर मौलवी या ई मौलवी के तौर पे ये एक सिस्टम लेके आया जो आज भी वहां पे प्रेवलेंट है। अगर कोई भी वहां पे मुस्लिम छात्र या युवा या कोई भी इंसान जिसको ये कट्टरपंथी बातों से वो उकसाना होता है या कुछ होता है, तो 24 घंटे वहां पर ई मौलवी हैं, कोई भी एक नंबर डेजिग्नेटेड है, ईमेल्स हैं, वहां पे वो फोन करता है या करती है, वो जो ई मौलवी है उन्हें वो सही बात बताते हैं। हमें भी ई मौलवी टाइप सिस्टम करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें एक चीज अपूर्वा जी बिल्कुल याद होनी चाहिए, जब तक पाकिस्तान एक देश के तौर पर रहेगा वो आतंकवाद को भारत में बढ़ावा देता रहेगा। पाकिस्तान एक जहरीला सांप है जिसका सर कुचलने का वक्त आ गया है। जैसे जहरीले सांप को मारना पड़ता है इंसान की जिंदगी बचाने के लिए, वैसे ये जहरीले पाकिस्तान को टुकड़ों में करना होगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। हमें धैर्य, हमें धीरज रखना पड़ेगा भारत सरकार पे, सेना, वायुसेना, नौसेना पे। हम सबका खून उबल रहा है, हम सारे चाहते हैं रातों रात एक्शन हो, लेकिन रातों रात एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बारी जो सैनिक कार्रवाई होगी वो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप नहीं होगी, वो बड़ी कार्रवाई होगी, उसके लिए समय लगेगा। मेरे को 1 मिनट प्लीज देना अपूर्वा जी। जी सर। अपूर्वा जी देखिए, पिछले महीने 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बयान दिया था टू फ्रंट वॉर अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब रियलिटी है, अनकोट। जो भी टाइमलाइंस पब्लिक डोमेन में वो सारी इस तरफ कोट करी हैं, 2035 में चीन पाकिस्तान मिलकर टू फ्रंट वॉर करेंगे। हम इंडस वाटर ट्रीटी कह रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो कि भारत का सबसे बड़ा विख्यात थिंक टैंक है, उसका एक आर्टिकल है जिसमें साफ लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके हमें 30 से 50 साल लगेंगे पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, और हमें 30 तिहरी डैम जैसे प्रोजेक्ट बनाने होंगे जिसके लिए जमीन ही नहीं है। अगर हम जमीन करते भी हैं हमें 30 से 50 साल लगेंगे। हम 30 से 50 साल नहीं वेट कर सकते पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए, क्योंकि इससे पहले ये सांप हमें डसेगा पूरी तरह से चीन के साथ मिलके। इसलिए बस एक सेकंड और, हमें बड़ी सैनिक कार्रवाई करनी होगी। मैं आपके दर्शकों का ध्यान लेके जाना चाहूंगा, जनरल मनोज नरावने जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, 3 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने 2 साल पहले 7 अगस्त 2023 में द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा साफ शब्दों में टू फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी। हमें सैनिक एक्शन होगा, लेकिन कुछ समय लगेगा, और उस समय तक हमें धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि इस बार किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं होगी, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, और इस बार ऐसी चोट होगी जिसमें आवाज नहीं होगी, लेकिन ये जख्म इस बार बहुत गहरे भारत दे जाएगा पाकिस्तान को। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सर अब देखा जाए कि अगर मदरसों का हम यहां पर जिक्र करें, जैन साहब मैं आपसे समझूंगी, मदरसों को सिर्फ टारगेट करना पर्याप्त है या रेडिकलाइजेशन की जो समस्या है वो और भी ज्यादा गहरी है, अभी इसके जड़ और भी ज्यादा नीचे तक है? रेडिकलाइजेशन की समस्या बहुत जबरदस्त है हमारे देश में, और उस पर कुछ राज्यों में काम हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे यहाँ अपीजमेंट पॉलिसी चलती है, तुष्टीकरण की नीति कुछ प्रदेशों में, और ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण वेस्ट बंगाल है। आप देख ही रहे हैं वहाँ पे किस प्रकार के हरकतें हो रही हैं। अब वो एलिमेंट्स ममता बनर्जी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपकी वजह से नहीं है, आप हमारी वजह से हैं। तो ये सब समझना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, और एक लाइन ऑफ एक्शन तय करके उस पर पूरे देश को चलना होगा। अपने इंटरनली हमको अपने कंट्री को मजबूत करना होगा। जब तक हम इंटरनली अपने कंट्री को मजबूत नहीं करते हैं, तब तक इन गतिविधियों पे हम काबू नहीं पा सकते हैं। हमारा कंट्री खुद ही बटा हुआ है। मैं तो पाकिस्तानी एंकर कहते हैं कि हमारे तो बहुत से लोग इंडिया में ही सिंपैथाइजर हैं, और बड़े सिंपैथाइजर हैं, और वही हमारी ताकत है। हमारे देश से ज्यादा तो हमें उनका सपोर्ट है। तो उसमें वो नाम लेते हैं पार्टीज का कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये लोग हैं जो कि हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो ये है कि हमारे यहाँ कोई ट्रेटर्स की कमी नहीं है, और ट्रेटर्स हमेशा से रहे हैं, हर सेंचुरी में रहे हैं, तभी ये देश इतनी लंबी अवधि तक गुलाम रहा है।
और अगर हमें फिर गुलाम नहीं बनना है, हमें अपने देश को मजबूत करना होगा, जो फंडामेंटल्स हैं वो ठीक करने होंगे, और मजबूती से हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपने को प्रस्तुत करना होगा। आर्म फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इन सबको हमको जो है मजबूत करना होगा, पुलिस फोर्सेस को मजबूत करना होगा। देखिए, टेररिज्म जो लॉन्ग रन में कंट्रोल होता है वो पुलिस फोर्स ही करता है, जी। जो लोकल पुलिस होती है, उनके पास इंटेलिजेंस होती है लोकल, उन पे हमको करना होगा। आर्मी पे डिपेंडेंस या पैरामिलिट्री फोर्सेस पे डिपेंडेंस ये तो बाद में आनी चाहिए। जैसे यूपी है, यूपी में पुलिस फोर्सेस काम कर रही हैं, एटीएस काम कर रही है, एसटीएफ काम कर रही है, और हमारे यहाँ की पीएसी है, वो है। बहुत बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेस बाहर के, जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इसकी मांग कभी कभार ही की जाती है जब कोई बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा अपने ही लेवल पर हैंडल किया जा रहा है। यही जेएनके में, यही नॉर्थ ईस्ट में, यही जितने भी है हमारे प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ में जैसे आजकल एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, देखिए उसके बड़े अच्छे परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। वो सिकुड़ता जा रहा है, वो जो एरिया है जो कि नक्सल्स के कंट्रोल में था, ये वहाँ की पुलिस अचीव कर रही है। कोबरा कमांडोज हैं, सीआरपीएफ के सहयोग से हो रहा है। जो जो नक्सलाइट्स रिहेबिलिटेट किए गए हैं, भर्ती किए गए हैं, उनके सहयोग से हो रहा है। तो इसी प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी होगी। जेएनके में भी यही स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अब जो वहाँ की विलेज कमिटीज हैं उनको आर्म करना शुरू किया है, सेमी ऑटोमेटिक तक वेपन दे रहे हैं, जी। ये सब करना होगा, इससे कंट्रोल में आएगा। हमें अपने देश को मजबूत करना होगा। मैं इस बात से कतई सहमति नहीं रखता हूं कि कोई इंडिया को कोई बड़े कोई मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता, हमें कोई एग्रेसर नहीं बनना चाहिए। वर्ल्ड ओवर हमको ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए लोगों को कि इंडिया ने अपना मजबूत कंट्री है इसलिए दबाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया है। और बहुत से तौर तरीके हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, सभी लोग जानते हैं, उनको फॉलो भी किया जा रहा है, मजबूती से फॉलो किया जाना चाहिए। इस पॉलिसी को आगे आने वाली सरकारों को भी कंटिन्यू रखना चाहिए। जब ऐसा रखेंगे तो उसके बहुत अच्छे नतीजे होंगे, और धीरे धीरे इंडस वाटर ट्रीटी का भी ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। जो डीसिल्टिंग का काम होगा, जो किशन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, रेटल प्रोजेक्ट चल रहा है, तुलबुल डैम की बात है, धीरे धीरे इस पे काम शुरू होगा, उसका असर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल उससे बिल्कुल तिलमिलाएगा क्योंकि पाकिस्तान। जैन साहब, इस बार देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो जवाब हम इस बार देंगे पाकिस्तान को वो उनकी कल्पना से भी परे होगा। बड़े होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और वीके शाही जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हम यहाँ पर वॉरफेयर की अगर बात करें तो हाइब्रिड वॉरफेयर कितना जरूरी हो जाता है इस वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि डिप्लोमेट स्ट्राइक तो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और अब डिजिटल स्ट्राइक भी हुआ है। वहां की जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें बैन कर दिया गया है, क्योंकि सर अगर देखा जाए तो यूट्यूब चैनल के जरिए पाकिस्तान के कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो भारत के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर जो राइट्स हैं वो कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसका इस्तेमाल आतंकियों ने किया। पूर्वा जी, आप सही कह रही हैं। ये एक मल्टी प्रोंग अप्रोच की जरूरत है। कई दिशाओं से हमें इस पर काबू पाना होगा। और मैं समझता हूँ एक जो अच्छी चीज नजर आई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, के एक पूरी सर्वसम्मति देश ने दिखाई। अब वो कितनी फ्रजाइल है या कितनी परमानेंसी उसमें है ये तो समय बताएगा, पर अंतर पड़ रहा है, हर एक एक्शन का अंतर पड़ रहा है। जो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अभिवक्ता ने बताया कि 30 से 50 वर्ष, मैं शायद उनकी जानकारी पुरानी है, मैं उससे सहमति नहीं रखता। मैं जम्मू में हूँ और यहाँ से रावी के पानी को ब्लॉक कर दिया गया है, 100% ब्लॉक कर दिया गया है, और डाइवर्ट कर दिया गया है पंजाब, और पंजाब से भी अगर सरप्लस होगा तो राजस्थान कनाल की तरफ जी। इसी तरह झेलम के पानी को जो कि स्टोर्ड था रिलीज किया गया। पहले हम रिलीज करने से पहले
संधि के थ्रू हमेशा पाकिस्तान का सलाह लेते थे और उन्हें आगाह करते थे। क्योंकि संधि अब लागू नहीं है, उसको हमने अपनी इच्छा से रिलीज किया और मुजफ्फराबाद का इलाका फ्लडेड है आज के दिन। तो ये कहना कि हमें 30 से 50 साल, मेरा ख्याल एक बड़ी नेगेटिव सी सोच है, सही रही होगी कभी, आज सही नहीं है। जी एक चीज मैं और यहाँ जी सर। जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ हाइडल प्रोजेक्ट्स के बनाने के लिए हमने कई ऐसी कैनाल नेटवर्क पिछले 8 से 10 साल में बनाया है, जो कि काफी पानी कंज्यूम कर सकता है। हमारी समस्या उस पानी को रोककर कहाँ रखेंगे नहीं है। हमारी समस्या इतनी ज्यादा डैम्स के बारे में नहीं है। हमारी समस्या ये थी कि हम IWT के नीचे केवल 20% पानी यूज करने का अधिकार रखते थे। आज जब वो IWT को हमने रद्द कर दिया या पोस्टपोन, हेल्ड इन अबेयंस कर दिया, तो हमने 20% से अधिक पानी लेना शुरू कर दिया है। ये झेलम से एक लिफ्ट कैनाल है जो रणबीर सिंह कैनाल को कनेक्ट कर और आरसपुरा जो बासमती राइस बाउल कहलाता है JNK या नॉर्थ इंडिया का, वहाँ पानी जाएगा। इसी तरह जो कंडी का इलाका है JNK का, उसमें अब रावी तावी भी एक प्रोजेक्ट था जो कि बंद पड़ा था क्योंकि हम केवल 20% पानी उठा सकते थे। अब पूरी क्षमता से पानी उठाएंगे और कठुआ सांबा का जो कंडी इलाका है उसको पानी मिल जाएगा। ऐसी ही स्थिति झेलम में श्रीनगर के इलाके में है। तो ये थोड़ी सी अगर हम सोच विचार करें, ये संधि थी जो मैं नहीं कहना चाहता किन कारणों से, पर 1960 में जो हमारी उस समय की सरकार ने पाकिस्तान को, और शब्द यूज किए गए थे, बड़ा दिल या मैग्नेनिमिटी दिखाते हुए उस 20% पॉपुलेशन को 80% पानी और हमारी 80% पॉपुलेशन को 20% पानी का अधिकार दिया था। तो ये आधिकारिक बंदिशें थी। गलती हो जाती है, देखा जाए तो पास्ट में ये गलतियां होती हैं और फिर इन चीजों को भुगतते आज के लोग हैं। फ्यूचर खराब किया जा रहा है, इस तरह के फैसले तब लिए गए थे। खैर हम उन बातों का भी जिक्र नहीं करेंगे सर, वरना चर्चा और लंबी हो जाएगी। सोढ़ी साहब, सर मैं आपसे समझूंगी, जब मदरसों का हम जिक्र करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मदरसे हो या कहीं के भी मदरसे हो, और खास तौर पर ऐसे मदरसे जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई अप्रूवल नहीं है, आज छापे भी पड़े जहां पर तंत्र मंत्र की भी चीजें नजर आई। सिर्फ यही नहीं, संदिग्ध गतिविधियां नहीं, नेपाल और कई विदेशी जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज वहां से मिली हैं, तंत्र मंत्र की चीजें मिली है, जिसे देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। जब ये गवर्नमेंट अप्रूव नहीं होते तो फिर इनकी फंडिंग कहां से होती है? ये कैसे इतनी जल्दी पनप जाते हैं? अपूर्वा जी, आपका प्रश्न देने से पहले मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। जी सर। देखिए, हम सारे यहाँ पे इस पैनल पे देशभक्त हैं, राष्ट्रवाद हैं। हम जो भी यहाँ कह रहे हैं अपने अध्ययन और अनुभव से कह रहे हैं। हमें एक दूसरे पे निजी वार नहीं करना चाहिए। ना कोई यहाँ नेगेटिव है, ना कोई पॉजिटिव है। सबको हक है अपनी बात कहने का। सारे देशभक्त हैं, सारे राष्ट्रवाद हैं। मैंने जो आर्टिकल का ये रेफरेंस दिया वो एक आर्टिकल नहीं है। आप गूगल सर्च करिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, कितने अखबार हैं जिन्होंने ऐसे आर्टिकल निकाले हैं। खैर वो तो बात खत्म हुई। जहां तक आपका प्रश्न है अपूर्वा जी, देखिए, अगर ऐसे मदरसे पनपते हैं तो ये लोकल पॉलिटिशियन के सपोर्ट के बगैर नहीं होते हैं। आज कोई भी दरोगा होता है, कोई भी IO होता है, कोई भी SHO होता है, साहब यहां पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, मेरे साथ एग्री करेंगे। आज कोई भी छोटा SHO भी होगा, उसको अपने इलाके की पूरी खबर होती है जी। एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, आप राष्ट्रपति महोदय को आप चिट्ठी लिखिए, वो सबसे करते करते SHO के पास आता है एक्शन के लिए, क्योंकि SHO को सब पता है उसके इलाके में क्या हो रहा है। ये लोकल पुलिस के लोग मिले होते हैं, लोकल पॉलिटिशियन मिले होते हैं, जो कि ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटीज को पनपने देते हैं।
ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज कतर में क्यों नहीं है, दुबई में क्यों नहीं है, यूएई में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां की पुलिस कठिन और कठोर है, वहां डंडे मारती है वहां की पुलिस। हमारे यहाँ के लोग, चाहे लोकल पॉलिटिशियन हो, कुछ लोकल पुलिसमैन हो, पैसा खा के चुप हो जाते हैं। जैसी पार्टी इलेक्शन का वक्त आता है, उन्हीं गुंडों का इस्तेमाल किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट प्रचार करने के लिए। ये जो हमारा इकोसिस्टम है, जैसे मैंने पहले बताया, हमें इस इकोसिस्टम से निकलना होगा। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को यकीन करना होगा, अगर एक आधा इलेक्शन भी हार गए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप फिर जीत जाओगे। लेकिन अगर आप देश को कमजोर करते हो अंदरूनी तौर से, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो दशकों तक आएंगे। अपूर्वा जी, आप पिछले 20 साल का डाटा निकालिए, कितने रोहिंग्या को भारत से भेजा गया? पिछले 20 साल में तो दोनों बड़ी पार्टीज पॉलिटिकल पावर में थी। कितने भेजे गए? आप चकाचौंध हो जाएंगी। मुट्ठी भर। क्यों हम इतनी रोहिंग्या करते हैं? 20 साल में मुट्ठी भर क्यों भेजे गए? डोनाल्ड ट्रंप से क्यों नहीं हम सबक सीख लेते? जिस दिन राष्ट्रपति बने उन्होंने डंडे मार मार के लाखों लोगों को भेजा। हमें क्या रोक रहा है? हमें सिर्फ हमारी राजनीति रोक रही है। हमें वक्त आ गया है हर पॉलिटिकल पार्टी को डंडे उठाने के लिए, कठिन कठोर एक्शन लो। कोई बात नहीं, कुछ लोग रोएंगे, एक आधा इलेक्शन हार गए, एक आधा असेंबली इलेक्शन हार गए, म्युनिसिपल इलेक्शन हार गए, फिर क्या हुआ? अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सच्चे दिल से भारत के लिए काम करेगी, अधिकतर जनता उसके साथ रहेगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज छोटे पॉलिटिकल गेम में रहेंगी, आज उसको समर्थन, आज उस गुंडे का इस्तेमाल, आज उस छोटे पुलिस वाले को यूज किया, ऑब्वियसली हम जहां हैं वहीं रहेंगे। आज हम डिबेट कर रहे हैं, 5 साल बाद भी आपके चैनल पे डिबेट करेंगे, तब भी मदरसे पनप रहे होंगे, तभी एंटी इंडिया एक्टिविटीज होंगी। हमें अपनी मानसिकता में, अपने इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव लाना होगा अगर हमने भारत को अंदरूनी तौर पे मजबूत करना है। बिल्कुल सर, और अभी हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान शिमला समझौते का डर दिखा रहा है। देखिए, पाकिस्तान का शिमला समझौता रद्द करना तो भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। जी जी। क्योंकि इससे पाकिस्तान ने तो हमें खुली छूट दे दी कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल की तो मान्यता ही नहीं है। भारत के पास जितनी सैनिक शक्ति, उसे जब इस्तेमाल करना है, जितना अंदर जाना है, जितना पाकिस्तान या पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में कब्जा करना है, अब तो सब हमारे लिए एक प्लेटर पर है, एक प्लेट के ऊपर है। जितना हम ले सकते हैं हम लेंगे। मैं तो कहूंगा हमें तो पाकिस्तान की वाहवाही करनी चाहिए, हमें तो इसी मौके का इंतजार था। अब बस हमें सैनिक कार्रवाई की जरूरत है, जब भी होगी जरूर, मुझसे आप लिख के ले लीजिए, चाहे अब हो, 1 साल बाद हो, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर होगी। हम फिर 2035 में मिलेंगे पैनल डिस्कशन के लिए, तब तक ये बड़ी सैनिक कार्रवाई हो चुकी होगी। कब होगी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हालात इंतजार करने की जरूरत है। शाही साहब भी कुछ कह रहे थे सर, शिमला समझौते को जी लेकर हाँ, आपकी क्या राय है? मैं पूरी सहमति जसविंदर जी से दिखाना चाहता हूं, और जो मैंने पहले कहा, मेरा अभिप्राय बिल्कुल इनका कुछ अपमान करने का नहीं था। जी जी। बहुत सही कह रहे हैं ये। पाकिस्तान ने जो 2 लेटेस्ट अनाउंसमेंट किए हैं, एक सीज फायर अब लागू नहीं होगा, जी और दूसरा शिमला समझौता रद्द किया गया। ये उन्होंने एक पैर पर अपने हथौड़ा और दूसरे पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। हम तो यही चाहते थे, कारगिल में हमारी कैजुअलिटीज बहुत कम होती अगर हम सीज फायर एलओसी को पार कर गए होते, पीछे से हमले करते। आज जब उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर दिया अपनी ओर से, और सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल अब लागू नहीं है, तो हम खुले दिल से अपने उस कश्मीर में जाएंगे जो कि पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। जी। हम तो एलओसी को मान्यता दे रहे थे शिमला समझौते के तहत। अब वो मौका दे दिया उन्होंने कि हम उसकी केयर नहीं करेंगे। इसी तरह सीज फायर वॉल्यूशन पाकिस्तान तो करता ही रहता था। हम अपने ट्रुप्स को कहते थे कि हम अपनी तरफ से वॉल्यूशन नहीं करेंगे। आज जब उसने सीज फायर वॉल्यूशन यूनिलैटरली अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया है, तो हर गोली का जवाब गोले से मिलेगा, हर 10 गोलियों का जवाब 100 गोलियों से मिलेगा। हर कटे सर पहले तो काटने नहीं देंगे, पर उसका जवाब 10 गुना मिलेगा। हर स्नाइपर को
एक शॉट की जगह 100 शॉट मिलेंगे। अब तो खुलेआम हो गया। तो उन्होंने खुद अपने पैर पर हथौड़ा और कुल्हाड़ी मारी है जी। और मैं समझता हूँ हमारे लिए एक वेलकम डिसीजन है, जैसा वही वही जसविंदर जी बात है ने सर कि कहा। पाकिस्तान नकल करने की तो कोशिश करता है भारत की, लेकिन वो भी नहीं कर पाता। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जैन साहब, अब बात एक बार फिर से यूपी की मदरसों की अगर कर ली जाए तो देखिए, पहलगाम हमले के बाद मदरसों में ये छापे पड़ रहे हैं, तो क्या स्थानीय इंटेलिजेंस हो इस चीज की पहले से जानकारी थी? पहले कोई रेड फ्लैग क्यों नहीं उठाया गया इन मदरसों के खिलाफ? अब जब पहलगाम में इस तरह की चीजें हुई हैं, फिर आप जाग रहे हैं और फिर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इसके लिए गवर्नमेंट विल की आवश्यकता पड़ती है। जी। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होती, जब तक कि ऊपर से टॉप लीडरशिप की तरफ से इशारा नहीं होता, चाहे वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, चाहे लोकल पुलिस स्टेशन हो, लोकल चौकी हो, वो इस संबंध में कोई भी कार्रवाई अपने स्तर से नहीं कर सकते हैं। इस कार्रवाई के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का, बीएसए का, जो इंस्पेक्टर स्कूल्स हैं, इन सबका सहयोग आवश्यक है। इसमें मजिस्ट्रेसी का सहयोग आवश्यक होता है। हमने फील्ड में काम किया है 36-37 साल मैंने। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस को सारी पावर्स मिली हुई है, पुलिस आज गई, उन्होंने डंडा चलाया और मदरसा जी। बंद कर दिया। उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, कहाँ पे रिहेबिलिटेट होंगे, कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे, क्या फर्दर मेजर्स लिए जाएंगे, ये सब जो संबंधित विभाग हैं उनको आगे आना चाहिए। और वो जब आगे आएंगे, अब देखिए एक्शन है, इस समय पॉलिटिकल विल है, ये एक्शन हो रहा है। अभी क्योंकि जैन पॉलिटिकल साहब विल से अभी बीच में रोकना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश की कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अक्सर इस तरह की चीजों को लेकर बहुत रिएक्टिव मोड में वो रहे हैं। चाहे अवैध मदरसे की बात कर ली जाए, अक्सर इस तरह के छापे वहां पर पड़ते रहे हैं और फिर पॉलिटिकल एक रिव्यू सेट कर दिया जाता है, एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए, इसके लिए ना योगी जी बॉदर्ड हैं, ना उनकी पार्टी बॉदर्ड है। वो अपना अपना कार्य कर रही है और स्टेट्स में भी काम चल रहा है। जी। इस समय यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल पुख्ता हालत में है। इस समय यहाँ की कम्युनल सिचुएशन बिल्कुल बिल्कुल सही स्थिति में है। कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है, कहीं किसी का उत्पीड़न नहीं है, हाँ किसी का तुष्टीकरण नहीं है। तुष्टीकरण नहीं है, कोई भी गलत कार्य कोई भी करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बलात्कारी किसी भी कास्ट का हो, मर्डर किसी भी कास्ट का हो, माफिया किसी भी कास्ट का हो, सब पे एक्शन हो रहा है और होना चाहिए। जी। जो इस समय फंक्शनिंग का स्टाइल है वो बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। और अगर इसी प्रकार से ये पुलिसिंग होती रही तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में 1-2 साल में बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। 60,000 पुलिसकर्मी प्रशिक्षण के लिए भेज दिए गए हैं, 9 महीने बाद मिल जाएंगे। इनके आने से भी पुलिस बल बहुत मजबूत स्थिति में आएगा। जो रिक्तियां हैं उसकी पूर्ति होगी। हर तरफ सही दिशा में काम चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल्ड है, क्राइम भी कंट्रोल्ड है, कम्युनल सिचुएशन भी कंट्रोल्ड है और एटीएस और एसटीएफ को प्रदेश में बहुत मजबूत किया गया है। जी। पुलिस स्टेशन लेवल पर मजबूती दी गई है। पुलिस अधिकारियों को फ्री हैंड दिया गया है कि आप काम करिए, आपके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसीलिए कार्य हो रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि अक्सर ये सवाल भी उठता है कि इस तरह से रिएक्टिव मोड में ही सिर्फ रहना सही है या प्रिवेंटिव क्यों नहीं हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रिवेंटिव होने की कोई वो नहीं है। प्रिवेंटिव तो साथ में होता ही है, प्रिवेंटिव तो चलता ही रहता है साथ में। जब आप कोई कार्रवाई करते हैं तो 10 और लोग जो गलत कार्रवाइयां करने जा रहे होते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है। वो उससे गुरेज करते हैं, डरते हैं कि इस गवर्नमेंट में ये अगर किया तो ठीक नहीं होगा। तो आप देखिए, अलग अलग हेड्स में, सब में क्राइम्स में कमी आ रही है। कम्युनल सिचुएशन आप देख रही हैं, पहले आए दिन दंगे फसाद होते रहते थे, अब होता भी है, छोटा मोटा होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है जी। ये अगेंस्ट पुलिस होता है, पुलिस और दंगाइयों के बीच होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पुलिस उसके लिए ट्रेंड है। सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। प्रदेश में कई जगह ऐसा दंगा करने की कोशिश की गई, विद इन आवर्स उसको काबू में कर दिया गया। वो स्थिति नहीं है कि महीनों प्रदेश में दंगा चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ विदेशों तक हुई है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को संभाला, वहां की कानून व्यवस्था को उन्होंने और अपग्रेड किया है, इन चीजों का जिक्र विदेशों में भी होता है। सोढ़ी साहब, सर
इंटरनेशनल फंडिंग की भी कई बार खबरें सामने आती हैं ऐसे मदरसों को लेकर। कैसे रोका जाए, कैसे इन मदरसों को इस तरह से फलने फूलने से रोका जाए? पूर्वा जी देखिए, जो ऐसे मदरसे पनपते हैं वो पैसे के बगैर नहीं पनप सकते हैं, और जो पैसा इनको मिलता है वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, जी। वो बड़े मिडिल मैन होते हैं, और जितना बड़ा अमाउंट होता है उतना बड़ा मिडिल मैन होता है, उतना वेल पॉलिटिकली कनेक्टेड होता है, उतना वेल उसके लोकल कनेक्शन होते हैं। तभी तो आप एक छोटी चीज देखिए कि आए गए दिन छोटे मोटे ड्रग पेडलर पकड़े जाते हैं, किसे 10 ग्राम 20 ग्राम। कभी हमने देश में सुना 78 साल में कि बड़े ड्रग लीडर पकड़े गए हो जो करोड़ों में डील करते हो, अरबों में डील करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होते हैं, उनके पुलिस के अंदर अच्छे कनेक्शन होते हैं। तभी हमेशा छोटा मोटा आदमी पकड़ा जाता है। यही चीज जो फंडिंग होती है, अगर हम फंडिंग रोकने की कोशिश करें तो हमें वार करना चाहिए जो ये बड़े लोग हैं, जो जिनके पास अरबों करोड़ों में पैसा आता है, और जो फिर आगे छोटे छोटे मिडिलमैन के थ्रू इनको बेचते हैं, वो कभी डायरेक्टली, वो कभी भी ऐसे छोटे मोटे मदरसों को पैसा नहीं देंगे। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और ये विडंबना की बात है, ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करता है। जी। कई चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आती क्यों आने ही नहीं दी जाती हैं। मैं एक छोटा आंकड़ा दूंगा, हम ड्रग्स की बात करते हैं, आपको हैरानी होगी जान के 2007 में भारत में 2 करोड़ ड्रग एडिक्ट्स थे, और 15 साल में 2022 में वो 5 गुना बढ़ के 10 करोड़ ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं। हर साल प्रति साल हमारे ड्रग एडिक्ट बढ़ रहे हैं। ये अवैध पैसा कहां से आ रहा है, ये अवैध ड्रग्स कहां से आ रहे हैं? यही क्योंकि इसमें से कुछ फंडिंग होती है ऐसे मदरसों की जहां पे रेडिकल ट्रेनिंग होती है, वहां से ये आतंकवादियों जो पनपते हैं, चाहे वो डायरेक्टली आतंकवादी ना हो लेकिन वो स्लीपर सेल होते हैं। ये जो हम पहलगाम में देख रहे हैं, जो पुलवामा में देखा, वो तो जो आतंकवादियों ने किया वो तो किया, लेकिन एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो उनको सपोर्ट करता है, जो उनके हैंडलर्स को मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन देता है। ये जो स्लीपर सेल हैं, ये भारत के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितने वो हैं जो बंदूक चलाते हैं, और इस इकोसिस्टम को बंद करना होगा। फिर मेरी बात वहीं आती है, जी। ये हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलके काम करना होगा। ये ऐसे नहीं कर सकते सत्ता में आए तो एक एक गाना गाया, विपक्ष में गए दूसरा गाना गाया, ऐसे नहीं चल सकता। 78 साल हो गए, आज भी हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आज भी ड्रग्स से लड़ रहे हैं। कब ये खत्म होगा? आए गए दिन हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारे नागरिक मर रहे हैं, 20 साल लो, 30 साल लो, 40 साल लो। कब ये सब खत्म होगा? ये तब खत्म होगा जब हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में राजनीतिक इच्छा आएगी, जब वो कहेंगे हम इलेक्शन हार जाएंगे लेकिन हम भारत को अंदर से अंदरूनी तौर पे कमजोर नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये चीजें ही भारत को कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और अभी की अगर हम बात कर ले, पहलगाम हमले के बाद से लगातार जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि हम केंद्र के साथ हैं, केंद्र सरकार जो फैसला लेती है हम उनके साथ हैं। लेकिन फिर भी सर अगर देखा जाए, बात यहाँ पर अगर धर्म की कर ली जाए, शाही साहब, सर मैं आपसे समझूंगी, ऐसे अभियानों से क्या जो सामान्य मुस्लिम है, उत्तर प्रदेश के जो सामान्य मुस्लिम है, क्या उनके अंदर किसी तरह के डर की भावना उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि अगर हम बात उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की करें तो यहाँ पे तो सबके लिए समान लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए, भय का रिश्ता कसूर के साथ होता है। गिल्ट एंड फियर गो टुगेदर। तो मैं नहीं समझता कि सरकार की तरफ से या बेसिकली भारतवर्ष की जो सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, उसमें कहीं भी किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता है। जी। ऐसा कोई हमारा ना परंपरा रही है, ना हमारी प्रैक्टिस रही है, और एक आध छुटपुट कहीं वारदात हो जाती, कहीं भी हो सकती है, पर ऐसी कोई प्रथा नहीं है जिसके नीचे हम समझें कि किसी को भारत में भयभीत होने की आवश्यकता है। जी। पर ये एक विडंबना है, उसके बाद भी, और किसी को छोड़िए, हमारे एक उपराष्ट्रपति रिटायर होने के 3 दिन के बाद भयभीत हो गए। हमारे कुछ अच्छे अच्छे कलाकार बहुत अच्छे अच्छे रोल, नेशनलिस्ट रोल करते करते अचानक भयभीत हो गए। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, ये एक पॉलिटिक्स है। और जैसा जसवीर
जसविंदर सिंह जी जी, अभी जी। कह रहे थे, इन सबको एकजुट होने की जरूरत है कि पॉलिटिकल ट्विस्टिंग और टर्निंग में जाने की जगह जिस दिन हमारा देश ठीक है सर, ये समझ गया ठीक है सर, कि बिल्कुल हम मैं सर सब लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ एक देशवासी और खास एक मेहमान जुड़ हैं, गए हैं। हम सब की जी, भावना एक है, जी, बिल्कुल हमारा बिल्कुल सर, मैं देश के माफी के प्रति। साथ आपको रोकना चाहूंगी। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सिर्फ पहला ही सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त मदरसों में छापेमारी हो रही है, इन चीजों का कनेक्शन आप किस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर आप देखते हैं? क्योंकि ये ऐसे मदरसे हैं जहां से बहुत संदिग्ध चीजें मिली हैं और अक्सर इस तरह के मदरसे सरकार की निगाह में रहते हैं। जी देखिए, पहली बात तो पहलगाम में जो हुआ है इसके बारे में कोई हमको साम दाम दंड भेद किसी भी कीमत में हर हालत में ये क्रैक करना है और तह तक जाना है। जी, जो क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है हर तरीके से। लोकल सपोर्ट बिना लोकल सपोर्ट के आर्मी को भी फंक्शन करनी होती है, लोकल सपोर्ट के साथ मिलिटेंट को भी फंक्शन करना पड़ता है। अब जो छापे मारे गए हैं उसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि भाई देयर नो हार्म। आप अगर नाजायज किसी को तंग किया जा रहा है, दैट देयर हार्म इन दैट, उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक कनेक्शन को लेकर, एक तहकीकात को लेकर अगर आप पूरे तहकीकात के साथ आप तह तक घुस रहे हैं जी, और आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है तो बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम मदरसा का मतलब होता है जो स्कूल, उर्दू में उसका मतलब होता है स्कूल, यानी कि जैसे कि पाठशाला हो गई, वैसे एक शिक्षा का मंदिर। वैसे तो अगर जैसे लोग एक गलतफहमी बनी हुई है मदरसों के बारे में कि मदरसों में उग्रवादी पलते हैं, जरूरी नहीं है। तो इट डिपेंड्स। अब आप देखिए इसमें यू कैन रूल आउट द पॉसिबिलिटी के है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसा इज अ सीट ऑफ एजुकेशन, पहली बात। जी, अब रही बात पहलगाम की, हमको तहकीकात के लिए लीव नो स्टोन अनटर्न, हर तरीके से इसकी तहकीकात होगी, हर तरीके। हालांकि हमको पता है इसका आंसर क्या है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बयान आता है जी, 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 और पता है उनने उनने एक फूट डालने की कोशिश करी हिंदुस्तान में, हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करने की कोशिश करी। लेकिन मैं अब आपको ये बताऊं, उनका ये जो टैक्टिक्स है ये बैकफायर हो गया। क्यों? क्योंकि इस देश का हर एक नागरिक एकजुट हो गया, जितने भी मुसलमान है सब निंदा कर रहे हैं। इन्होंने कोशिश यही कश्मीर की के थी सर, और अंदर इसीलिए पहलगाम में इस तरह से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, धर्म पूछ के मारा गया, और यही चीजें उनके लिए बैकफायर कर गई। क्योंकि जब अब भारत की बात करें तो हिंदू मुस्लिम तो एक हो गया, सब यही कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, और फिर ऐसे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल, कश्मीर के अंदर तो प्रॉपर पीस मार्च निकली और ये उग्रवादियों के खिलाफ बिल्कुल वहां पर प्रोटेस्ट हुई है। ये चीजें भी मस्जिदों पहली के बार अंदर हुई है ऐलान सर हुआ कश्मीर कि में। कि उग्रवादियों अगर शक किसी के ऊपर हो तो आप फौरन इस पे, तो मतलब यानी कि कश्मीर भी बदल रहा है। जी, इट्स अ पॉजिटिव साइन। अब देखिए ये पूरा भारत एकजुट हो गया है, हम हिंदुस्तानी हैं, कोई बटे हुए, इन्होंने बांटने की कोशिश करी, हम जुड़ गए साथ में, तो इनके बैकफायर हुआ है। जनरल आसिम मुनीर ने तस्वीर में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा ये हाथ से निकल जाएगा मामला। उसने बयान दे दिया, कहीं पे कुछ रिएक्शन हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर या यहाँ पे, इतना बड़ा कि भाई वॉर लाइक सिचुएशन बन गई है। पाकिस्तान छटपटाया हुआ है। बिलावल भुट्टो बयानबाजी करते हैं, या तो खून की नदियां बहेंगी या तो पानी रुक जाएगा, तो ये भाई क्या क्या बकवासबाजी। जी, जी, अगले दिन ही उसने अपने परिवार को कनाडा निकाल दिया, ठीक अगले है दिन। सर। ठीक है सर, देखिए माफी के साथ मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी सर, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। लेकिन सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की इस बार गलती भारत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। यूपी के मदरसों में छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है और इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हमने लगातार देखी है। और अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। तो आज बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।